हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सुप्रीम कोर्ट। हम सभी को पता है कि भारत में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 पिलर माने जाते हैं और वो 3 पिलर कौन कौन से होते हैं तो आपको पता है कि एक एग्जीक्यूटिव है, एक लेजिस्लेटर है और एक दूसरा आपका क्या है, जुडिशरी है, मतलब जिसको आप न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ना होता है और हाई कोर्ट भी पढ़ना होता है। तो हम आज के सेशन में सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम सेशन लेकर आएंगे थर्सडे में, वहाँ पर हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और कई सारे टॉपिक पे मैंने एमसीक्यू सीरीज़ कवर की है। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा एमसीक्यू मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है, एमसीक्यू ऑन सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम जुडिशरी मतलब न्यायपालिका के नाम से जानते हैं, जिसे हम थर्ड ब्रांच ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है जो कि सेंट्रल लेवल पे होती है। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल की सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलती हैं, चैप्टर नंबर 5 में मिलती हैं। हाई कोर्ट जो होती है वो स्टेट लेवल पे होती है और हाई कोर्ट मतलब स्टेट लेवल की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, चैप्टर नंबर 6 में मिलती हैं। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सिविल क्रिमिनल रिवेन्यू होते हैं और फिर न्याय पंचायतें होती हैं। इस तरीके से जुडिशरी सिस्टम काम करता है, 3 लेवल का होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शरद अरविंद बोबड़े इज द ब्लैंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, भारत में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक सीजेआई होता है जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो शरद अरविंद बोबड़े जो थे वो 47वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस थे और अभी कौन है, अभी 48 नंबर के चीफ जस्टिस है हमारे पास, एन बी रमन्ना। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया कि शरद अरविंद बोबड़े 47वें नंबर के थे और एन बी रमन्ना जो प्रेजेंट में हमारे सीजेआई हैं वो 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्ट 5 में चैप्टर 6 में पार्ट 5 एंड चैप्टर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ फॉर द सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन द यूनियन जुडिशरी। तो पार्ट 5 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनियन जुडिशरी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 से आर्टिकल 147 तक सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, ओथ कैसे ली जाती है, अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, इम्पीचमेंट कैसे होता है, पावर एंड प्रोसीजर, वो सारी चीज़ें आपको 124 से 147 में मिलेंगी सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में। वहीं अगर आप पार्ट 6 पे जाएंगे तो आपको हाई कोर्ट के बारे में सीखने को मिलेगा। जस्टिस रमन्ना जो है वो 48 नंबर के सीजेआई है और ये जो है वो 24 अप्रैल 2021 से चीफ जस्टिस बने हैं और इनका रिटायरमेंट कब है, तो ये 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो जाएंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि 24 अप्रैल 2021 को अपॉइंटमेंट हुआ था और ये सीजेआई कब तक रहेंगे, 26 अगस्त 2022 तक रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने कम समय के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कितने समय तक सीजेआई रहेगा ये बात मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी व्यक्ति जो 65 साल तक होगा वो आपका सीजेआई रह सकता है। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि 3 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसा कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है सीजेआई का। मैक्सिमम एज डिफाइन है कि 65 ईयर्स तक जो है वो व्यक्ति सीजेआई के रूप में काम कर सकता है। तो 48 नंबर के सीजेआई एन बी रमन्ना है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात हम यहाँ पे जान लेते हैं, एक छोटा सा फैक्ट है यहाँ पर कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे एक डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जिसको आरटीआई एक्ट कहते हैं 2005, उसमें ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अंडर आएगा। तो 2019 में ये रूल आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैव बीन देयर सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से कितनी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रही हैं, तो आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। अभी तक कोई भी फीमेल जो है वो सीजेआई नहीं रही है। हाँ, अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करते हैं तो फातिमा बीबी का आंसर आता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में नहीं, यहाँ पे बात हो रही है सीजेआई के बारे में। तो सीजेआई पहली कोई भी फीमेल अभी तक नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो आप सभी को पता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल करती थी तो उस समय रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पास किए जाते थे, जिसके अंतर्गत ही कंपनी कानून बनाया करती थी। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट
1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट को कैलकाटा में बनाने की। जो सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पे बनाया गया था? कैलकाटा में बनाया गया था। और इसमें जो पहले जज बनाए गए थे या पहले जो जस्टिस थे उनका नाम क्या था? एलिजा इम्फे था। ये बात आपको पता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और ये जो कोर्ट था ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा मतलब तीनों प्रेसिडेंसी के जो भी कंप्लेंट्स हैं, क्राइम है, उन पे हियरिंग करने का काम करता था। इसके बाद किंग जॉर्ज थर्ड ने 1800 और 1823 में मद्रास और बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बनाए थे। तो मद्रास में कब बना था? 1800 में बना था। बॉम्बे में कब बना था? 1823 में बना था। और सबसे पहले कहाँ बना था? बंगाल में बना था 1774 में। ठीक है ना? किस एक्ट के जरिए? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इस तरीके से तीनों प्रेसिडेंसी में अपने अपने कोर्ट काम कर रहे थे। फिर बात आती है तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग कोर्ट की जगह एक फेडरल कोर्ट होना चाहिए, केंद्रीय न्यायालय होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है और भारत शासन अधिनियम 1935 में ये बात लिखी होती है कि एक फेडरल कोर्ट, एक संघीय न्यायालय होना चाहिए। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में कहाँ पर लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात मेंशन है। अब आज़ादी की बात देख लेते हैं। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट्स फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड ऑन 28 जैन 1950। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग हुई थी। ठीक है, आइए अब अगली बात करते हैं। एट प्रेजेंट हाउ मेनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग सीजेआई? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम जजेस की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो 34 है। मतलब एक सीजेआई और 33 सुप्रीम कोर्ट के जज। ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है और आज के समय में हमारा सुप्रीम कोर्ट इसी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहा है। मतलब प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? तो 34 है, एक सीजेआई है और 33 जजेस हैं। अब बात आती है क्या शुरू से हमारे पास इतने ही जजेस थे? तो आंसर है नो। अगर हम बात करते इंडिपेंडेंस के समय जब सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया था, पहली सिटिंग हो रही थी, उस समय केवल 8 जजेस थे, एक आपका सीजेआई था और 7 जजेस थे। लेकिन अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 1+33 की है। मतलब स्ट्रेंथ को अमेंडमेंट करके इंक्रीज किया है। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना के ये नंबर ऑफ जजेस जो हैं उनको इंक्रीज कर सकती है। तो प्रेजेंट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। और अभी प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में जज भी कितने हैं हमारे पास? 34 है। 1+33 ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 34 जजेस इंक्लूडिंग द सीजेआई। इन 1950 व्हेन इट वाज सेट अप इट हैड 8 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब 1+7 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 को पास किया गया था और जिसमें जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया था, 31 से 34 किया गया था। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी? 34 हो गई थी। ये सारे काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन सॉइल? मतलब देश आज़ाद होने के बाद जब पहले चीफ जस्टिस, इंडियन चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस हरिलाल जे कानिया। कौन बने थे? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवी मावलंकर के बारे में भी मैंने आपको बताया था, इन्हें फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है, लोकसभा के पहले स्पीकर थे। यहाँ पे जस्टिस हरिलाल जे कानिया जो है वो भारत के आज़ाद होने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्टिस हरिलाल कानिया जो है वॉज द फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज मिस्टर सर मॉरिस ग्वार। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडियन के बारे में। तो पहले इंडियन कौन थे? कानिया जी थे, इसको आपको याद रखना है। लेकिन जब फेडरल कोड बनता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास होने के बाद, तो पहले जो चार्ज दिया जाता है 1 अक्टूबर 1937 से 25 अप्रैल 1943 तक, तो वो दिया जाता है सर मॉरिस को। तो पहले कौन बने थे? सर मॉरिस बने थे। लेकिन फर्स्ट इंडियन कौन थे? हरिलाल जे कानिया थे। अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में, तो जो सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है वो सीजेआई बनता है। जैसे कि शरद अरविंद बोबड़े जी 47 नंबर के सीजेआई थे और सीनियर मोस्ट व्यक्ति उस समय एनबी रमन्ना थे। तो एनबी रमन्ना जी को 48 नंबर का सीजेआई बना दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसको 49 नंबर का सीजेआई बना दिया जाएगा। मतलब सीनियरिटी के हिसाब से सीजेआई को बनाया जाता है। अभी तक यही रिवाज चला आ रहा था, लेकिन 2 बार ऐसा नहीं हुआ है।
वो कौन कौन सा है हम देख लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 1973 क्या प्रैक्टिस चल रही थी, जो सीनियर मोस्ट जज था सुप्रीम कोर्ट का वही सीजेआई बनता था। लेकिन आपको पता है कि जब इमरजेंसी का दौर चल रहा था, भारत में अस्थिरता चल रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इंदिरा गांधी जी की उस समय गवर्नमेंट थी और कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय कई सारे अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि आप 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख सकते हैं, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से किया गया था। अब आप अमेंडमेंट कर रहे हो तो उस पर पिटिशन फाइल होती है, लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को हम अपने कंट्रोल में ले लें। तो उस समय ऐसा ही कुछ दौर चल रहा था। हालांकि आप सभी जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग काम करते हैं और ये स्टेट में आपको डीपीएसपी में मैंने सिखाया हुआ है। लेकिन 1975 का जो इमरजेंसी का दौर था, तो उस समय ये प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई और पहली बार सीनियर मोस्ट व्यक्ति को जो है वो सीजेआई नहीं बनाया गया था। तो आप देखेंगे कि 1973 में जब केशवानंद भारती केस भी हुआ था, तो 1973 में ए एन रे को अपॉइंट किया गया था सीजेआई के रूप में, और उसके बाद अगेन 1977 में एम यू बेग को जो है अपॉइंट किया था सीजेआई के रूप में, जो कि सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, तो भी उनको सीजेआई बनाया गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। कमल नारायण सिंह वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Justice Y.V. Chandrachud was the shortest serving Chief Justice of India. The Chief Justice of India is appointed by the President of India. The CJI can hold the office up to the age of 65 years. तो देखिएगा, अगर मैं सीजेआई के बारे में थोड़ी सी बात आपको करूं, तो सीजेआई को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। हालांकि बैकग्राउंड में एक कोलेजियम होता है, कोलेजियम की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सीजेआई को अपॉइंट करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीजेआई को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सीजेआई को ओथ मतलब शपथ ग्रहण करवाते हैं। उनको हटाना है, अगर सीजेआई को हटाना है तो प्रेसिडेंट ही ऑर्डर देते हैं हटाने का। हालांकि वो एडवाइस कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट की एडवाइस से ऑर्डर कौन देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं सीजेआई को हटाने का। ठीक है, सीजेआई का जो भी सैलरी है या जो भी पेंशन भत्ते वगैरह हैं वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि सीजेआई को रेजिग्नेशन देना है, इस्तीफा देना है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे, रिजाइन भी किसको दिया जाएगा, सीजेआई को दिया जाएगा, लेकिन इनकी सैलरी में कोई चेंजेस करने हो तो पार्लियामेंट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम एज नहीं होती है सीजेआई बनने के लिए, और मैक्सिमम एज कितनी बताई गई है, 65 ईयर्स बताई गई है। कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, 6 साल भी रह सकता है व्यक्ति, 7 साल तक, या 12 दिन 13 दिन भी सीजेआई के रूप में लोगों ने काम किया है। तो यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि सीजेआई को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और ये 65 ईयर्स तक जो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन पहले और दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, एक दूसरे के अपोजिट है। वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है वो लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई, सबसे लंबे समय तक भारत में सीजेआई के रूप में किसने काम किया है, वाई.बी. चंद्रचूड़ ने किया है। और सबसे कम समय के लिए कमल नारायण सिंह ने, मतलब ये थोड़ा सा अपोजिट दिया हुआ है। ठीक है, चलो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे कमल नारायण सिंह जी जो कि 1991 में सीजेआई बने थे और उन्होंने केवल 17 डेज, केवल 17 दिन जो है वो सीजेआई रहे थे। तो शॉर्टेस्ट सर्विंग सीजेआई जो है वो कमल नारायण सिंह रहे हैं। अगर हम लॉन्गेस्ट सर्विंग सीजेआई की बात करते हैं तो वो कौन रहे हैं, वाई.बी. चंद्रचूड़ रहे हैं। ठीक है, तो टेन्योर ऑफ जजेस देखिए, यहाँ पे कोई भी बात स्पेसिफाई नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कोई भी व्यक्ति जो है 65 साल तक का उम्र तक जो है ऑफिस को होल्ड कर सकता है। और यहाँ पे एनी क्वेरी अबाउट हिज एज विल बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट अथॉरिटी। और राइटिंग टू द प्रेसिडेंट को लिखकर जो है रेजिग्नेशन दिया जा सकता है। ठीक है, और पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को कहा, प्रेसिडेंट ऑर्डर दे रिमूवल ऑफ सीजेआई। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सेटअप एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के जरिए सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट की गई। तो काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का वो किस आर्टिकल से डिसाइड होता है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल 124 आपको याद रखना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा मैच नहीं है।
पहला है आर्टिकल नंबर 125। तो आर्टिकल नंबर 125 सैलरी की बात करता है जजेस की, तो बिल्कुल सही बात है। 125 नंबर के आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में बात की गई और रिसेंटली इनकी सैलरी बढ़ाई भी गई थी। और अभी सीजेआई को कितनी सैलरी मिलती है, तो 2,80,000 रुपये, 2.8 लाख रुपीज़ जो है वो सीजेआई की सैलरी है। वहीं 2.5 लाख जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की सैलरी होती है ना। तो अभी अमेंडमेंट किया गया था और पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। तो यहाँ पे सैलरी की बात आर्टिकल नंबर 125 में लिखी गई है। ओरिजिनल जुडिक्शन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 131, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 137 एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 143 को हमने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी मुद्दे पर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की टिप्पणी करना हो या फिर उसकी व्याख्या करनी हो या किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से संबंधित प्रेसिडेंट को किसी राय की ज़रूरत है तो वो सीजेआई उनको राय दे सकते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट से वो है अपनी डिसीजन को, मतलब एडवाइस को ले सकते हैं। तो आर्टिकल 143 मतलब 125 सही है, 131 सही है, 143 सही है, 137 सही नहीं है। एक बार करके हम इन आर्टिकल को देख लेते हैं। जो मैंने रेड कलर से लिखा है उनको पढ़ना है बस, ठीक है। तो आर्टिकल 124 सेटअप एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 125 सैलरीज के बारे में बात करता है। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है। मान लेते हैं कि जो भी सीजेआई है वो बीमार है या उनकी डेथ हो जाती है या किसी कारण से वो अपने पद पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो आर्टिकल 126 के अंतर्गत काम करेगा। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, कई बार क्या होता है पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को भी अपॉइंट किया जाता है। तो ये बात आर्टिकल 127 में है। तो 124 आपको सेटअप ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, 125 सैलरीज के बारे में, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में और 127 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में है। तो ये 4 आर्टिकल आपको याद हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वर्डिक्ट होते हैं, जो भी डिसीजन लिया जाते हैं, उन सबको रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जैसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। उनकी वैल्यू वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, मतलब जो नॉर्मली सीजेआई डिलीवर करते हैं डिसीजन, वही वैल्यू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की भी होती है। मतलब वही पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते हैं या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जजमेंट को नहीं मानते, तो सिमिलर पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा क्यों किया जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों बनाया जाता है कि भविष्य में कोई ऐसा सिमिलर केस आता है तो इसको बेस बनाकर जो है वर्डिक्ट दिया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल नंबर 129 में आपको देखने को मिलेगा। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 में है। हाँ, आर्टिकल 131 बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे और हम डिस्कशन करेंगे। ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या ओरिजिनल जुडिक्शन या न्याय क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के आता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई चल रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, या 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट। तो अगर कोई वर्डिक्ट पास कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, और ऐसा किया भी है। जैसे कि अगर आप देखते हैं गोलकनाथ का केस है, उसका जो वर्डिक्ट है उसे रिव्यू किया गया था केशवानंद भारती केस में, है ना, वर्डिक्ट को चेंज किया गया था। तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। तो रिव्यू ऑफ जजमेंट जो है आर्टिकल 137 में है, ठीक है। और आपका 140 में एनिसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो था वो गलत था। आर्टिकल 142 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर्टिकल 142 जो है वो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। जैसे कि अयोध्या मामले में भी कंप्लीट जस्टिस की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 142 का यूज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। और आर्टिकल 143 आपको पता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो कुछ आर्टिकल जो रेड कलर से थे आपको मेजरली उनको याद रखना, जब वो याद हो जाए तो बाकी रिमेनिंग को भी आप याद कर सकते हैं। टू होम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन, किसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रिजाइन देंगे, तो हमें पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन देंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज द सैलरी ऑफ सीजेआई, सीजेआई की सैलरी क्या होती है, तो 2,80,000 पर मंथ इनकी सैलरी होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो भी बता चुकी हूँ, जो सैलरी पेंशन होती है इनको डिसाइड करने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करती है। इसके अलावा इनको जो सैलरी और पेंशन दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ठीक है। तो भारत की संचित निधि पे भारत व्यय कहते हैं इसे। संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड से इनको पेंशन एंड सैलरी दी जाती है।
हु वॉज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो हमने बताया है कि भारत की कोई भी फीमेल CJI नहीं रही है, लेकिन अगर जज की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के तो हाँ, फातिमा बीबी जो हैं वो पहली वीमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रही हैं। ठीक है, तो 6 अक्टूबर 1989 में फातिमा बीबी बिकम द फर्स्ट फीमेल जज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड पोजीशन शी हेल्ड टिल हर रिटायरमेंट ऑन 29 अप्रैल 1992। मतलब 1989 से 1992 तक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में फातिमा बीबी ने काम किया है। नेक्स्ट है, वेयर डिड इंडिया गेट इट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट? तो कहाँ से ये जो सिंगल ऑर्डर या फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय की बात हमारे देश में कही जाती है? तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? कब इनॉग्रेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, या पहली सिटिंग कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट किसके पास होती है? तो अभी हमने देखा था कि पहले 31 से 34 आपने 2019 में स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो नंबर है या स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट मतलब संसद के पास होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इंसान मतलब स्टूडेंट जो है वो बहुत गलतियाँ करता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, कन्फ्यूज हो जाता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? तो कौन इसे बोलेगा? तो इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब इम्पीचमेंट शुरू करती है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो एन इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इम्पीचमेंट वर्ड जो है जनरली हम प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में ही यूज़ करते हैं, जो कि आपको आर्टिकल 61 में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ जज की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं रिमूवल ऑफ द CJI या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए ऑर्डर देने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जब पार्लियामेंट इनको बोलती है। ठीक है, अब इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी हाउस में शुरू हो सकती है। द एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हर एक हाउस के द्वारा स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा बिल को पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर है ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस, 2/3 ऑफ मेंबर जो है प्रेजेंट और वोटिंग, जब वोट करेंगे तो स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाती है और दोनों हाउस अलग अलग बिल को पास करती है और उसके बाद यहाँ पर CJI को हटाया जाता है। द ग्राउंड ऑफ रिमूवल आर टू। दो बेसिस पॉइंट पर जो है वो CJI को या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। पहले बात तो क्या, इन्होंने कुछ मिसबिहेव किया हो या कोई विकलांगता आ गई हो या कुछ अस्वस्थ हो, इनकैपेसिटी हो, काम करने में असक्षम हो, तो उन मैटर्स पर इनको हटाया जा सकता है। ठीक है ना। द जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में इम्पीचमेंट वर्ड देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इनको, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इनको हटाया जाता है। तो अभी तक क्या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज पे इम्पीचमेंट आया है? तो आंसर है नो। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच सो फार। किसी भी जज को हटाया नहीं गया है इम्पीचमेंट से। हालांकि इम्पीचमेंट लाया गया था, लेकिन इम्पीचमेंट प्रूफ होने से पहले, मतलब मेजॉरिटी बिल पास होने से पहले ही रेजिग्नेशन दे दिया गया था। किसने किया था ऐसा? जस्टिस वी रामास्वामी एंड द जस्टिस दीपक मिश्रा। ठीक है, वर डिफीटेड इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस द सुप्रीम कोर्ट वाज लेड बाय चीफ जस्टिस। तो यहाँ पर गोलकनाथ का जो केस आया था, थोड़ा सा इस केस के बारे में बता देती हूँ मैं। गोलकनाथ एक व्यक्ति थे, 1953 का मामला है। तो गोलकनाथ एक व्यक्ति थे पंजाब स्टेट के और उनके पास लगभग 500 एकड़ की ज़मीन थी। लेकिन उस समय लैंड रिफॉर्म चल रहा था और बोला गया था कि आप 60 एकड़ स्टैंडर्ड जो है वो आप अपनी ज़मीन रख सकते हैं, बाकी तो सारी गवर्नमेंट ले लेगी, है ना। तो उसी मामले में ये कोर्ट पहुंचे थे, सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंचे पहले और फिर इस सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा था। इसमें गोलकनाथ का जो केस था, इसमें 11 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को बनाया गया था। 11 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी। बेसिकली यहाँ पर एलिगेशन ये था कि हमारा तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। तब तक राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था,
उसे हटाया नहीं गया था, है ना। तो उसी बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं गोलकनाथ, और उसी केस को हम गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस कहते हैं। तो पूछा जाता है कि गोलकनाथ के केस में कितने जजेस की बेंच बनाई गई थी, तो 11 जजेस की बनाई गई थी। और अभी तक सबसे बड़ी बेंच कहाँ बनाई गई, केशवानंद भारती केस में बनाई गई है, जो कि 13 जजेस की बेंच थी। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या केशवानंद भारती का जो केस का जो वर्डिक्ट था, क्या उसको हम ओवर रूल कर सकते हैं, क्या उसके वर्डिक्ट को चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है यस। कैसे? जैसे कि अगर गोलकनाथ के वर्डिक्ट को हमें चेंज करना था, तो हमने 11 जजेस से बड़ी बेंच बनाई थी, 13 जजेस की बेंच, जो कि बहुत बड़ी बेंच होती है, 13 जजेस की बेंच, और उन्होंने केशवानंद भारती केस में वर्डिक्ट दिया था। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर 15 जजेस की बेंच बनती है, तो 15 जजेस की वो बेंच केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट को ओवर रूल कर सकती है, चेंज कर सकती है। लेकिन 15 जजेस की बेंच अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होती है, इतनी बड़ी बेंच आज तक ना बनी है, और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है इतनी बड़ी बेंच बनने का। इस बात को समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि केशवानंद भारती के केस के वर्डिक्ट को बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता, लेकिन उससे भी बड़ी बेंच चाहिए है। जैसे कि गोलकनाथ में 11 की थी, केशवानंद भारती में 13, अब उससे बड़ी मतलब 15 बेंच हमको चाहिए, 15 जजेस की बेंच हमको चाहिए। गोलकनाथ केस में कौन जज था? तो आंसर हो जाएगा के सुब्बा राव। के सुब्बा राव जज थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और गोलकनाथ केस जो है वो 1967 में इसका वर्डिक्ट हुआ था, और केस कब शुरू हुआ था? 1953 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इस केस में, हाँ, वर्डिक्ट तो सुन लीजिए, इस केस में ये वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि पार्ट थ्री कौन सा? हमारा फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, कि पार्ट 3 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंड कर सके, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में आपको पता है कि पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके वो हमारे फंडामेंटल राइट में अमेंड कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको पता है। तो देखिए, गोलकनाथ का वर्डिक्ट अलग था, केशवानंद भारती का वर्डिक्ट अलग था। सुप्रीम कोर्ट सिट एट, तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर? हम सभी को पता है दिल्ली में है। तो क्या दिल्ली से पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? कल को मेरा मन है मुंबई में सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट कर देना, मेरा नहीं, मेरे मन से क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या मुंबई में शिफ्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की परमिशन लगती है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली से शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी कहाँ पर? दिल्ली में, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। Who define the function and responsibility of the Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन डिसाइड करता है? तो अभी हमने दिखाया ना, 124 से 147 में यही तो बातें लिखी हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट की फंक्शन और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। बड़ी सिंपल सी बात है। विच इज़ नॉट द इशू ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है? डिस्प्यूट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बिल्कुल कोई भी मामला होता है, आपको पता है, जो कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है। डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू गिव ओपिनियन टू प्रेसिडेंट। तो कौन सा ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है? तो ओपिनियन देना का कुछ नहीं है प्रेसिडेंट को, कि किसी भी मुद्दे पे पहुंच गए और ओपिनियन देने लगे, नहीं। जब प्रेसिडेंट बोलेगा तो आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो, अपना ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, ना कि ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रेसिडेंट को ओपिनियन देना या एडवाइस देना जो है वो एडवाइजरी जुडिक्शन में आता है, एडवाइजरी जुडिक्शन में आता है। जबकि यहाँ पे ओरिजिनल जुडिक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो देखिएगा, फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ इंडियन फेडरेशन, द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, द सेंटर एंड एनी अदर स्टेट, बिटवीन टू और मोर स्टेट, है ना। ये सारी चीज़ें आपके ओरिजिनल जुडिक्शन में आती हैं। इसके बाद आता है रिट जुडिक्शन, जो कि आपको आर्टिकल नंबर 32 में मिलेगा। ओरिजिनल जुडिक्शन आपको आर्टिकल नंबर 131 में मिलेगा। अब रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी होता है, सुप्रीम कोर्ट को भी होता है, ये बात सही है। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविजन, क्वारो वारंटो और स्योरिसरी, तो जिससे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स में लाया जा सके, ठीक है। एप्लीट जुडिक्शन में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका केस चल रहा है या फिर हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा होता भी है, कोई व्यक्ति है, 2 पार्टीज के बीच में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट से वो केस हार गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सभी एप्लीट जुडिक्शन में आती है। सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, सिविल मैटर हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, तो किसी भी मैटर में एप्लीट जुडिक्शन अप्लाई होता है।
और एडवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 143 में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है, लेकिन एडवाइस को मानना या ना मानना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंड करता है। किन मैटर पे एडवाइस करेगा? घरेलू मैटर पे एडवाइस करेगा क्या? नहीं। पार्लियामेंट के मैटर पे एडवाइस करेगा? नहीं। किस मैटर पे एडवाइस करेगा? कि अगर कोई क्वेश्चन है या लॉ है या फैक्ट है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक इंपॉर्टेंट में है, उस पर एडवाइस करेगा। या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, इन सब को लेके कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उन पर एडवाइस करेगा। तो ये एडवाइजरी जुडिक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से 4 प्रकार की जुडिक्शन है, ओरिजिनल है, रिट है, एप्लीगेट है और एडवाइजरी है। क्लियर है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL? PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का फुल फॉर्म होता है। ये IPL मत पढ़ लेना, PIL है ये, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन सिंपल टर्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज द यूज ऑफ द लॉ टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड इक्वलिटी। तो कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ देश में हो रही है जो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है या ह्यूमन राइट्स के लिए सही नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है, इक्वलिटी की बात नहीं करता है, तो उन सारे मैटर पे PIL लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स आपने सुने होंगे, आप बात कर सकते हो कि बैन ऑन द सेल ऑफ लिकर नियर हाईवे। हाईवे के पास आप देखेंगे कोई भी आपको लिकर की शॉप्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वो बैन कर दी गई हैं, जिससे लोग ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस ना हो और लोग मरे ना, डेथ ना हो। इसके अलावा आप बैन ऑन द सेल ऑफ द फायर क्रैकर इन NCR रीजन, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो NCR रीजन में फायर क्रैकर को बैन करने के लिए PIL लगाई गई थी। इसके अलावा सेक्शन 377 के लिए PIL लगाई गई थी। ऐसे कई सारे मामलों पे PIL लगाई जाती है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आया था PIL का, अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं तो इनिशियली इसको एक केस हुआ था जस्टिस कृष्णन अय्यर इन 1976 इन मुंबई, कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई। इस केस में पहली बार इस शब्द के बारे में सोचा गया था, लेकिन पहली बार रिपोर्ट किसने फाइल की थी PIL के लिए? हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में इन्होंने पहली बार PIL को फाइल किया था। क्यों? क्योंकि जो भी कैदी थे, जेल में रहते थे, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके भी ह्यूमन राइट्स के लिए बात करने के लिए बात की गई थी, क्योंकि किस तरीके से जो जेल में कैदी रहते हैं वो इन ह्यूमन कंडीशन में रहते हैं। तो पहली बार जो PIL लगाई गई थी वो 1979 में लगाई गई थी, हुस्ना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और अगर हम नए एरा की बात करते हैं, जब PIL के बारे में लोग अवगत हुए, प्रॉपर प्रोसीजर बना PIL के लिए, तो हम फादर ऑफ PIL बोल सकते हैं PN भगवती को। ठीक है ना? PN भगवती ने PIL मूवमेंट की शुरुआत की थी, तो जस्टिस PN भगवती के द्वारा PIL लेकर आया गया। हम ऐसी बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन। अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ये बात सभी को पता है, पर दिल्ली में हाई कोर्ट भी है। ठीक है ना? दिल्ली में हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। दिल्ली में हाई कोर्ट कब बना था? दिल्ली में हाई कोर्ट 31 अक्टूबर को बना था, और ईयर कौन सा था? 1966 था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, under which article of the Constitution of India is the power to issue writ for the enforcement of fundamental right vested in the Supreme Court and High Court। तो Supreme Court, High Court दोनों जो है वो writ issue कर सकते हैं। कौन से आर्टिकल से? तो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 2 to 6 से हाई कोर्ट। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट इज एक्सक्लूड फ्रॉम द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सी कंडीशन यहाँ से हटाते हैं? तो देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच का मामला हो तो बिल्कुल सही बात है, 2 स्टेट के बीच का मामला हो बिल्कुल सही बात है, 2 रेसिडेंट के बीच का मामला हो, ये तो बात गलत है। अब 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं तो ये तो कोई ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसको मैच करना है आपको। आपने चारों जुडिक्शन पढ़ ली है। एपिलिएट जुडिक्शन, तो अपील करना है, तो अपील किस केस में करोगे? सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल केस में आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एडवाइजरी जुडिक्शन, तो एडवाइस कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल कर सकता है। कब करता है? एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, तभी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। तो ए का हो गया है 3, बी का हो गया है 2। कहीं मैच हो रहा है? ए का 3, बी का 2? हाँ, हो रहा है। बाकी और देख लेते हैं। मिसलेनियस पावर कौन सी है? मिसलेनियस पावर है कि एक्ट एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑल्सो हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन। तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर होती है अपने वर्डिक्ट को रिव्यू करने। आर्टिकल 137 हमने आपको बताया है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको आर्टिकल 1 to 9 में भी मैंने आपको डिफाइन किया है। और ओरिजिनल जुडिक्शन में क्या आता है? एक्ट एज अ फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की तरह तो काम करता ही है ये। ऑप्शन डी, सॉरी,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डी का 4, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट एज इज प्रिस्क्राइब फॉर द पर्सन टू क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या यहाँ पे मिनिमम एज डिस्क्राइब की गई है? तो आंसर है नो एज इज डिस्क्राइब। कोई भी व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है कि 25 साल का व्यक्ति भी सीजीआई बन सकता है, 60 साल का व्यक्ति भी सीजीआई बन सकता है, और उसको 65 साल का होने के लिए 10 दिन भी बचे हैं तो भी वो सीजीआई बन सकता है। तो ऐसे कोई एज डिफाइन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन डी ठीक है। लेकिन क्वालिफिकेशन ज़रूर डिफाइन की गई है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए? तो पहली चीज़ तो ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर द 5 ईयर्स। तो किसी हाई कोर्ट का जज के रूप में उसे 5 साल काम करने का अनुभव होना चाहिए, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, या तो 5 साल तक जज रहा हो या 10 साल तक एडवोकेट रहा हो, ठीक है। या फिर राष्ट्रपति की नज़र में कोई बहुत ही ज़्यादा जानकार व्यक्ति हो, जिसको न्यायपालिका या न्याय की बड़ी समझ हो, उस व्यक्ति को भी सीजीआई अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। और कोई भी मिनिमम एज डिसाइड नहीं है। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को बनने के लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन सिट ओनली इन दिल्ली। The Supreme Court of India can sit in the place other than Delhi which the Chief Justice of India may appoint with the approval of the President। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो जैसे कि हमने कहा था आपको कि दिल्ली में तो है, लेकिन दिल्ली से शिफ्ट भी हो सकता है, उसमें सीजीआई और पार्लियामेंट का काम होता है और प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं, तब ये सारी चीज़ें हो भी जाती हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिला होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम हाई कोर्ट के नेक्स्ट वीडियो में हम हाई कोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।